Okay, fine. So today we are going to get started with a small session of grammar, and I am going to take a degree of adjectives. I know that many of you, or you must also be knowing that you will be required to utilize adjectives and its degree in number of speaking test. आपको speaking में और writing में adjectives का इस्तेमाल बहुत करना पड़ेगा. And when I was checking papers of number of students, I found out that people are still unclear about how to use adjectives in the proper manner. तो ये छोटा सा सेशन होगा, वो आपको क्लैरिटी देगा कि हाउ टू यूटिलाइज एडजेक्टिव्स इन द राइट वे. मैं सब लोगों को ये भी कहना चाहूंगा, आई वुड ऑल्सो लाइक टू टेल यू दैट इट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू दैट आप पार्ट्स ऑफ स्पीच को भी समझे. सो यू नीड टू हैव द नॉलेज ऑफ नाउन, एडजेक्टिव, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, conjunction, preposition, and interjection. But before we jump into other things, we are only going to take adjective today. So what is an adjective? You know that, adjective is a word which is used to describe, identify, modify, or quantify nouns or pronouns. For example, if I say that Akbar is a king, now Akbar and king are nouns. But when I say Akbar is a great king, that means great is adding meaning to the noun king. तो ये great हुआ, it is basically an adjective. Ram is a tall boy, tall is an adjective because it is adding meaning to the word boy. तो adjectives have 3 degrees that compare one thing to another. तो ये जो है ये adjective के बारे में नहीं है, ये degrees of adjectives के बारे में पूरा सेशन है. This 3 degree of adjectives express the intensity of adjective in increasing order. The 3 degree of adjectives are positive degree, याद रखना, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री. और तीनों डिग्री का इस्तेमाल कैसे करना है इज दिस सेशन एब्सोल्युटली गोइंग टू टीच यू अबाउट. सो फर्स्ट इज पॉजिटिव, सेकंड इज कंपैरेटिव एंड थर्ड इज सुपरलेटिव. सर पॉजिटिव डिग्री क्या है? पॉजिटिव डिग्री जब आपको एक ही के बारे में बोलना है, एक ही आदमी के बारे में बोलना है, एक ही प्लेस के बारे में बोलना है, देन यू आर गोइंग टू यूटिलाइज पॉजिटिव डिग्री. फॉर एग्जाम्पल, पॉजिटिव डिग्री इज द बेस ऑफ द एडजेक्टिव. It denotes the mere existence of quality. For example, if I say Tina is wearing a red dress, so red, ये जो bold words है, these are all positive degree adjectives. Leopard runs fast. The big dog chased the cat. The big dog, dog तो है लेकिन big dog. There are 4 pencils in the box. तो 4 जो है, that is also a positive degree adjective. She is a beautiful girl. मोहन इज एन इंटेलिजेंट बॉय. द कलरफुल बटरफ्लाई इज सिटिंग ऑन फ्लावर्स. तो पॉजिटिव डिग्री बहुत सिंपल है. जैसे कि अकबर इज अ ग्रेट किंग, तो ग्रेट भी पॉजिटिव डिग्री ही हुई क्योंकि वो एक ही आदमी के बारे में बोलता है. बट वेन यू वॉन्ट टू कंपेयर मोर देन वन पर्सन, आपको एक से ज्यादा लोगों को कंपेयर करना है, तो आप कंपेरेटिव डिग्री का इस्तेमाल करोगे. सो कंपेरेटिव डिग्री इज यूज टू कंपेयर वन नाउन और प्रोनाउन टू अनदर नाउन और प्रोनाउन. सिर्फ 2 नाउन की कंपैरिजन के लिए नहीं, 2 प्रोनाउन की कंपैरिजन के लिए भी आप कंपैरेटिव डिग्री का इस्तेमाल करोगे. इन दिस इंस्टेंसेस ओनली 2 आइटम्स आर बीइंग कंपेयर्ड. मैं वापस कहना चाहूंगा, अगर एक ही आदमी के बारे में बोलना है तो आप पॉजिटिव डिग्री. सिर्फ छोटा सा एग्जांपल देना चाहूंगा, ग्रेट, ग्रेटर, ग्रेटेस्ट. ग्रेट हुआ, इट्स ए पॉजिटिव डिग्री, ग्रेटर इज अ कंपैरेटिव डिग्री एंड ग्रेटेस्ट इज अ सुपरलेटिव डिग्री. अगर एक ही आदमी के बारे में बोलना है, जैसे कि अकबर इज अ ग्रेट किंग, तो आप पॉजिटिव डिग्री का इस्तेमाल करोगे. 2 आदमी का कंपैरिजन है तो आप कंपैरेटिव डिग्री का, और 2 से ज्यादा है, ग्रुप के बारे में है, बहुत सारे लोग हैं उसमें है, तो आप सुपरलेटिव डिग्री का इस्तेमाल करोगे. दिस इज व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड. लेकिन you need to understand that whenever you are utilizing comparative degree, words like then and to are used after comparative degree in a sentence to show comparison of 2 things. So remember one thing, that whenever you're utilizing comparative degree, you're always going to utilize words like then or to. जैसे कि लॉजिक ये है कि नाउन मतलब सब्जेक्ट जो है प्लस वर्ब प्लस कंपैरेटिव डिग्री प्लस देन प्लस नाउन, तो ऐसा आएगा. मतलब यहां पे देखो, एक पहला है, यू आर यू नो दिस, लेट मी गिव एन एग्जांपल फर्स्ट ऑफ ऑल, तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा. द बॉक्स इज स्मॉलर देन वन आई फाउंड. तो यू कैन सी दैट स्मॉलर, तो ये कंपैरेटिव डिग्री है. तो दो ऑब्जेक्ट्स के में कंपैरिजन हो रही है. एक तो दिस बॉक्स इज स्मॉलर देन द वन आई फाउंड, मैंने जो ढूंढा था, और ये बॉक्स में मतलब 2 ही बॉक्स के बारे में कंपैरिजन है, तो आई एम यूटिलाइजिंग कंपैरेटिव डिग्री. रोहन इज स्मार्टर देन अभिषेक. यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है कि देखिए सब जगह देन का इस्तेमाल होता है. तो whenever you are utilizing a comparative degree, you're always going to utilize then. बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज का समझना. My hair is longer than my sister. John is thinner than Bob. देखिए 2 आदमी के बीच में कंपैरिजन है, जॉन एंड बॉब, और थिनर का इस्तेमाल किया हुआ है,
और याद रखना है कि देन का इस्तेमाल हुआ है, लेकिन दो ही लोग हैं. ही इज मोर इंटेलिजेंट देन हिज ब्रदर. एप्पल्स आर हेल्थियर देन चिप्स एंड रशिया इज लार्जर देन फ्रांस. अब यहाँ पे समझने वाली बात है कि यहाँ पे देखिए मैंने ईआर किया है. यू कैन सी स्मॉल का स्मॉलर हो जाता है, स्मार्ट का स्मार्टर, लॉन्ग का लॉन्गर, लेकिन इंटेलिजेंट का मोर इंटेलिजेंट हो रहा है. नाउ कैन एनीवन टेल मी व्हाई इज दिस द केस? हेल्थ का हेल्थियर, हेल्दीएस्ट, लार्ज का लार्जर और लार्जेस्ट. व्हाई आई एम यूटिलाइजिंग इंटेलिजेंट का इंटेलिजेंटर क्यों नहीं कर सकते हम? कैन एनीवन एक्सप्लेन मी दिस? व्हाई इज दिस नॉट द केस? व्हाई आई एम नॉट? तो हमें कैसे पता चलेगा कि किसी के अगर मोर लगाना है या फिर किसी के अगर ईआर लगाना है? कैन एनीवन एक्सप्लेन मी दैट? नहीं, ऐसा नहीं है. इसके लिए एक थोड़ा सा नियम है सबके लिए. मैं ये कहना चाहूंगा, शायद आप लोगों को किसी को पता नहीं होगा. मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूंगा उसके लिए. देयर इज अ स्मॉल रूल ऑफ दिस. ओके, लेट मी एक्सप्लेन यू फर्स्ट. रूल ये कहता है, पहले तो ये समझना पड़ेगा कि सुपरलेटिव डिग्री क्या है, बाद में आई विल बी कमिंग टू कंपैरेटिव डिग्री. फर्स्ट ऑफ ऑल, सुपरलेटिव डिग्री इज यूज टू कंपेयर टू और मोर नाउन्स. मतलब दो से ज्यादा नाउन्स को अगर कंपेयर करना है तो आप सुपरलेटिव डिग्री का इस्तेमाल करोगे. जैसे कि दे आर ऑलवेज यूज टू कंपेयर वन थिंग अगेंस्ट द रेस्ट ऑफ अ ग्रुप. इट एक्सप्रेसेस हाईएस्ट इंटेंसिटी, क्वालिटी और क्वांटिटी ऑफ ए थिंग इन कंपेरिजन टू अदर थिंग्स. Words like of and in are used after superlative adjective in a sentence. An article the should be used before a superlative degree when modifying a particular noun. पहली बात मैंने बताया, वैसे ग्रेट, ग्रेटर, ग्रेटेस्ट. अगर एक ही आदमी के बारे में है तो पॉजिटिव डिग्री, दो आदमी के बारे में है तो कंपैरेटिव डिग्री, दो से ज्यादा है तो सुपरलेटिव डिग्री. वो सबसे अधिक चीज है, सबसे बड़ा है, सबसे अनोखा है, सबसे अच्छा है. जैसे कि रोहन इज द टॉलेस्ट इन द क्लास. अगर मुझे रोहन को रमेश के साथ कंपेयर करना है तो मैं ऐसा करूंगा, रोहन इज टॉलर देन रमेश. तो देन का इस्तेमाल हो जाता है. लेकिन अगर रोहन सबसे बड़ा है तो हम कहेंगे रोहन इज टॉलेस्ट इन द क्लास. अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे ये है कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि आर्टिकल कहाँ पे लगाना है? एन आर्टिकल दी शुड बी यूज बिफोर ए सुपरलेटिव डिग्री व्हेन मॉडिफाइंग अ पर्टिकुलर नाउन. मैं सब लोगों को कहूंगा कि ये सारे एग्जांपल्स देखे और मुझे बताए कि द कहाँ पे इस्तेमाल होता है. सेकंड एग्जांपल है, दिस रोड इज बिजिएस्ट ऑफ ऑल द रोड्स. माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड. सीमा इज द मोस्ट इंटेलिजेंट गर्ल इन द क्लास. माई हाउस इज द लार्जेस्ट वन इन अवर एरिया. The leopard runs fastest of all animals, and Jupiter is the biggest planet in our solar system. In all these 7 sentences, you can see कहीं पे भी कभी कुछ कुछ जगह पे दी का इस्तेमाल हुआ है. ये सुपरलेटिव डिग्री के आगे कहीं पे काफी जगह पे सुपरलेटिव डिग्री के आगे दी का इस्तेमाल नहीं हुआ है. तो कैन यू एक्सप्लेन मी स्टूडेंट्स वेयर वी नीड टू यूटिलाइज दी? तो यहाँ पे नियम ये है, गौर से सुनना, कि अगर आपका एडजेक्टिव एग्जैक्टली नाउन के पहले इस्तेमाल हुआ है. देखो पहले में रोहन इज टॉलेस्ट इन द क्लास, क्योंकि बच्चे लोग मैंने देखा हुआ है कि दे यूटिलाइज आर्टिकल दी इनकरेक्टली. मैं ऐसा नहीं कह सकता कि रोहन इज द टॉलेस्ट इन द क्लास, ऐसा नहीं कहोगे आप. आप कब कहोगे रोहन इज द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास? तो अगर हमने एडजेक्टिव का इस्तेमाल नाउन के तुरंत आगे किया है, देन यू विल बी यूटिलाइजिंग दी फॉर द सुपरलेटिव डिग्री. जैसे कि देखिए, रोहन इज टॉलेस्ट इन द क्लास, तो टॉलेस्ट के बाद में नाउन नहीं है तो हमने दी का इस्तेमाल नहीं किया. दिस रोड इज बिजिएस्ट ऑफ ऑल द रोड्स, तो इसके पीछे भी कोई ऑफ है, देयर इज नो नाउन. लेकिन थर्ड सेंटेंस में अगर आप देखेंगे, माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड, तो माउंटेन है वो नाउन हुआ, उसके आगे एडजेक्टिव एग्जैक्टली हाईएस्ट हुआ तो हमने दी का इस्तेमाल किया. वैसे ही सीमा इज द मोस्ट इंटेलिजेंट गर्ल इन द क्लास, तो गर्ल है वो नाउन हुआ, उसके आगे हमने एडजेक्टिव का इस्तेमाल किया तो हमने द का इस्तेमाल किया. माई हाउस इज द लार्जेस्ट वन, वन मतलब वो भी नाउन हुआ तो उसके आगे मैंने दी लगाया. द लेपर्ड रन्स फास्टेस्ट, इसके आगे दी नहीं लगाया क्योंकि इसके पीछे नाउन नहीं है. लेकिन अगेन इन सेंटेंस 7 आई हैव यूटिलाइज दी बिकॉज आई एम यूटिलाइजिंग प्लैनेट, प्लैनेट के आगे ही बिगेस्ट है. सो जुपिटर इज द बिगेस्ट प्लैनेट इन अवर सोलर सिस्टम. तो सुपरलेटिव डिग्री का जब आप इस्तेमाल करते हो तो छोटी सी चीज का ध्यान रखना है, सुपरलेटिव डिग्री इज द टॉप मोस्ट डिग्री. तो ये सब पूरे ग्रुप में सबसे अच्छा है, सबसे टॉलेस्ट है, सबसे बिजिएस्ट है, सबसे हाईएस्ट है, तब आप इसका इस्तेमाल करोगे. लेकिन नियम ये है कि आप दी का इस्तेमाल करोगे अगर वो जो सुपरलेटिव डिग्री है वो नाउन के तुरंत आगे इस्तेमाल हुई है. इज इट क्लियर और नॉट एवरीबडी? यस और नो? अंडरस्टूड? क्योंकि अगर ये नहीं पता चलेगा तो दी जहां पे लगाना है वहां पे नहीं लगाओगे, जहां पे नहीं लगाना है वहां पे लगा लोगे. अंडरस्टूड एवरीबडी? कहां पे दी लगाना है? यस,
ओके ग्रेट, वेरी नाइस, चलिए। ओके, नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, सर मुझे कैसे पता चलेगा कि सर हाउ डू आई नीड टू, फॉर एग्जाम्पल यस बिफोर नाउन है तो आपको लगाना है नाउ। रूल्स ऑफ डिग्री ऑफ एडजेक्टिव, सर मैं पॉजिटिव डिग्री से कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री कैसे बना पाऊंगा, और कैसे पता चलेगा कि सुपरलेटिव डिग्री को कहां पे मुझे मोर और मोस्ट लगाना है। तो यहाँ पे एक नियम है, मैं चाहूंगा सब लोग ध्यान से देखें। When two objects or persons are compared, a comparative degree is made by putting er to the adjective word in association with the word then. We add only r to the words ending with e. For example, अगर great है तो great का spelling जो है it is Great. तो आप देख सकते हो तो great जो है वो e से खत्म नहीं होता। तो अगर आपको comparative degree का इस्तेमाल करना है तो you need to add er. और एक चीज का याद रखना है कि व्हेन यू आर यूटिलाइजिंग अ कंपैरेटिव डिग्री यू ऑलवेज नीड टू यूटिलाइज देन। मैंने अभी भी बताया कि कंपैरेटिव डिग्री में देन का इस्तेमाल होता है क्योंकि दो लोगों के बीच में कंपैरिजन है। नियम ये है कि अगर कोई भी पॉजिटिव डिग्री वाला एडजेक्टिव है जैसे कि स्मार्ट, ग्रेट, टॉल, तो नियम ये है कि अगर उसका एंडिंग ई से नहीं होता, सॉरी, तो ऐसे केस में आपको ई आर लगाना पड़ेगा, ग्रेट, ग्रेटर। लेकिन अगर कोई वर्ड ऐसा है जिसमें ई से एंड होता है, फॉर एग्जांपल लेट, देखिए यहाँ पे एग्जांपल है लेट, तो आपको सिर्फ और सिर्फ आर लगाना है। और सुपरलेटिव डिग्री के लिए अगर फॉर एग्जांपल टी है तो टी के बाद ई एस टी, और अगर ई है तो एस टी। तो आपको पता होगा कि स्मार्ट, स्मार्टर, स्मार्टेस्ट, ई आर, ई एस टी, ब्लैक, ब्लैकर, ब्लैकेस्ट, क्योंकि पीछे ई नहीं है तो ई आर और ई एस टी। लेकिन लेट में ई है, देन यू आर ओनली यूटिलाइजिंग आर और एस टी। स्ट्रेंज, स्ट्रेंजर, स्ट्रेंजेस्ट, ओल्ड, ओल्डर, ओल्डेस्ट, वाइज, वाइजर, वाइजेस्ट। तो ऐसे केस में यू आर एबल टू मेक कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सर हमें कैसे पता चलेगा कि सर काफी जगह पे ई आर हो जाता है और ई एस टी हो जाता है, लेकिन जैसे कि वर्ड है ब्यूटीफुल, इंपॉर्टेंट, इंटरेस्टिंग, एक्सपेंसिव, पॉपुलर, ये भी एडजेक्टिव्स है, तो इसमें हम लोग ई आर और ई एस टी वाला नियम लागू नहीं पड़ता। यहाँ पे मोर और मोस्ट लगता है, तो आप ब्यूटीफुल को ब्यूटीफुलर और ब्यूटीफुलेस्ट नहीं बना सकते, इंपॉर्टेंट को इंपॉर्टेंटर और इंपॉर्टेंटेस्ट ऐसे ऐसे वर्ड्स नहीं बना सकते। इन ऐसे केस में यू हैव टू यूटिलाइज मोर और मोस्ट व्हेन द एडजेक्टिव इज लॉन्ग। अब यहाँ पे नियम क्या है आपको, इज एनीवन नोइंग अबाउट टू syllable और वन syllable, थ्री syllable? कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज टू syllable एंड थ्री syllable एडजेक्टिव? यस, कैन एनीवन एक्सप्लेन मी? अच्छा आप ग्रेट, लेट मी अनम्यूट एनीवन, एक मिनट, लेट मी अनम्यूट समबडी हु इज एबल टू हेल्प मी आउट। या ध्रुविक, कैन आई अनम्यूट यू? आई अनम्यूटेड यू, ध्रुविक। Yes, Dhruvik Shah. Can I have you? I have unmuted you. Can you unmute yourself? I want somebody to help me out. I want to explain you where you can utilize more or most. Yes, is anyone can anyone help me out? Guys, I want somebody to speak. Can anyone help me out? I want somebody to help me out. नहीं, मुझे सिर्फ ये चाहिए कि कोई मुझे बताए, मेरे साथ रीड करना। आई एम नॉट आस्किंग हिम ए क्वेश्चन, डोंट वरी। आई एम नॉट आस्किंग व्हाई दिस इज द रीजन। मुझे सिर्फ कोई ऐसा चाहिए जो मेरे लिए बोले। ओके, जल्दी, या अनम्यूट यू जल्दी। Thank you, Jaldi. Yes, sir. Yeah, so Jaldi, can you speak great? Great. ओके ग्रेट। नाउ अब मैं सब लोगों को बोलूंगा कि इसको गौर से सुने कि कहाँ पे आप मोर और मोस्ट का इस्तेमाल करोगे, और कहाँ पे ग्रेट है तो ग्रेटर हो जाएगा और ग्रेटेस्ट हो जाएगा। एंड कैन यू स्पीक ब्यूटीफुल? Beautiful. ओके, अब ग्रेट बोलने के लिए आपको मुंह को कितनी बार चेंज करना पड़ा? ग्रेट ही बोल दिया आपने, ग्रेट एक ही Yes. सिलेबल हुआ। Yes. लेकिन ब्यूटीफुल Yes, sir. बोलने के लिए देखिए आपको अपनी टंग 3 बार चेंज करनी पड़ेगी। देखो, ब्यू टी फुल, यस और नो? Yes, sir. Yes, This is a sir. 3-syllable adjective. Are you able to all understand what I am trying to say? What is the meaning of 2-syllable or 3-syllable adjective? Okay. Important का मतलब, अच्छा, tall बोलो, tall, जल्दी, Tall. tall। तो एक ही बार मुंह को एक ही एंगल में एक ही बार मोड़ना पड़ता है। आई डोंट नो हाउ दिस वर्क्स, बट हैव यू अंडरस्टूड? टॉल, यस और Yes, नॉट? sir. टॉल। Yes, sir. लेकिन Yes, sir. इंपॉर्टेंट बोलो, इंपॉर्टेंट को कितनी बार मुंह को चेंज Im- करना पड़ता है? बोलो धीरे धीरे, Import. इम Important. टंट, तो 3 बार हुआ। हाँ, sir. इंटरेस्टिंग बोलो, इंट Interesting. ट्रस्टिंग, 4 बार सा है ना? हाँ, 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 sir. और एक्सपेंसिव बोलो, एक्स पेन Expensive.
सेव, 3 बार हुआ। 3 बार हुआ, और हाँ सर। पॉपुलर बोलो, पॉप्युलर। पॉपुलर, हाँ, प्यूलर, एग्जैक्टली, तो हाँ। 3 बार हुआ, इसको हम बोलेंगे 3 यस सर, सिलेबल एडजेक्टिव। अंडरस्टूड नाउ एवरीबडी? यस सर, जल्दी, हैव यू अंडरस्टूड नाउ यस सर। एवरीबडी? तो ये हुआ 3 बार 3 सिलेबल एडजेक्टिव कहेंगे इसको, हम कहेंगे 3 सिलेबल एडजेक्टिव। थैंक यू जल्दी, थैंक यू सो मच। थैंक या यू सर। तो जब 3 सिलेबल एडजेक्टिव होता है, 2 या 3 सिलेबल एडजेक्टिव होता है, तो आप उसको आगे ER और EST नहीं लगाओगे, आप उसके आगे मोर और मोस्ट लगाओगे। 2 सिलेबल मतलब लेटेस्ट, जैसे कि फॉर एग्जांपल 2 होता है, जैसे कि यहाँ पे ब्यूटीफुल में 3 बार है, तो जैसे कि लेट मी एक्सप्लेन यू, कोई दिमाग में आ नहीं रहा है 2 सिलेबल एडजेक्टिव, लेकिन आप इतना समझ लो कि एक ही बार टॉल, ग्रेट, तो ये 1 सिलेबल एडजेक्टिव हुआ। ज्यादातर 1 और 2 सिलेबल एडजेक्टिव में यू नीड टू ऐड ER और EST, बट व्हेन इट कम्स टू 3 सिलेबल एडजेक्टिव, जैसे कि ब्यूटीफुल, इंपॉर्टेंट, इंटरेस्टिंग, एक्सपेंसिव, पॉपुलर, तो इसको आप ER और EST करके उसकी कंपैरेटिव डिग्री और पॉजिटिव सुपरलेटिव डिग्री नहीं बना सकते। ऐसे केस में यू नीड टू ओनली ऐड, जैसे कि ब्यूटीफुल होगा तो इट इज गोइंग टू बी मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल, इंपॉर्टेंट, मोर इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, वैसे ही ये 3 वर्ड भी ऐसे ही होंगे। हैव यू नाउ एबल टू अंडरस्टैंड एवरीबडी? दिस विल डेफिनेटली क्लियर योर डाउट। शायद आप लोगों ने पढ़ा होगा लेकिन क्लैरिटी नहीं है। नाउ क्लियर हुआ कि जब 3 सिलेबल एडजेक्टिव है तो यू कैन नॉट, तो आपका एग्जाम में अगर आपको दिक्कतें आती है कि सर मैं पीछे ER लगाऊं, EST लगाऊं, तो याद रखना मुंह से बोलना हो एडजेक्टिव को, और एडजेक्टिव को बोलने के बाद ट्राई टू अंडरस्टैंड वेदर इट इज अ 3 सिलेबल एडजेक्टिव। 3 सिलेबल वाला एडजेक्टिव है तो मोर और मोस्ट ही आगे लगेगा। अंडरस्टूड एवरीबडी नाउ? एग्जैक्टली। Yeah, paper and water has got 2 syllable. Yeah, exactly, Akshar. Okay, now काफी ऐसे एडजेक्टिव है, जैसे कि मैं हर वक्त बोलता रहता हूं कि लिस्ट ऑफ इरेगुलर वर्ब्स, हमें पता है कि बिकम, बिकेम, बिकम, ये इरेगुलर वर्ब्स है, तो वैसे ही इरेगुलर एडजेक्टिव्स भी है। ऐसे इरेगुलर एडजेक्टिव्स को आपको मेमोराइज करना पड़ेगा, इसके लिए कोई नियम लागू नहीं पड़ता। फॉर एग्जाम्पल, गुड, बेटर, बेस्ट। गुड है वो पॉजिटिव डिग्री हुई, better is a comparative degree, and best is the superlative degree. Bad, worse or worst. Much, much or most. Late, later, last. Far, farther, farthest. Little, less or least. तो ये ऐसे इनडायरेक्ट मतलब इरेगुलर एडजेक्टिव्स है जिसको आपको मेमोराइज करना पड़ेगा, बिकॉज व्हेन यू वांट टू कंपेयर, इनका कंपैरिजन कहां पे होगा? You are going to utilize this type of adjectives in speaking. For example, जैसे कि अगर दीव है, या तो फिर ऐसा है कि आपके घर में 2 लोगों के बीच में एक ऐसा IELTS में स्पीकिंग में टॉपिक आता है, whom do you resemble? I look exactly like my father. तो आप ऐसे कंपैरिजन करते हो, तो वहां पे आपको एडजेक्टिव्स का नॉलेज होना बहुत जरूरी है, और उसी के लिए तीनों 3 डिग्री का इस्तेमाल ध्यान रखना। आई रिपीट, लेट अस हैव अ स्मॉल रिकैप ऑफ व्हाट वी डिड। नंबर 1, एडजेक्टिव्स 3 टाइप के होते हैं। पॉजिटिव एडजेक्टिव व्हेन यू वांट टू स्पीक अबाउट ओनली वन पर्सन, कंपैरेटिव मतलब एक से ज्यादा, मतलब दो, कंपैरेटिव 2, और यहाँ पे देन का इस्तेमाल होना जरूरी है। और तीसरा है सुपरलेटिव डिग्री। मैंने ये भी समझाया कि कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री कैसे बनाई जा सकती है। द अदर इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज दैट कि आप धी का इस्तेमाल कहां पे करोगे सुपरलेटिव डिग्री में? जहां पे पीछे तुरंत ही वर्ब नाउन आ जाता है। दैट मीन्स रमेश इज द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास, तो धी का इस्तेमाल करो। या तो सिर्फ ऐसा कहना है रमेश इज द टॉलेस्ट इन द क्लास, रमेश इज टॉलेस्ट इन द क्लास, लेकिन बॉय है तो रमेश इज द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास, तो दी का कहां इस्तेमाल करना है वो भी समझना जरूरी है। और 3 सिलेबल वाला एडजेक्टिव है, जैसे कि इंपॉर्टेंट, इंटरेस्टिंग, उसके पीछे ER और EST लगा के कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री नहीं बनेगी, तो उसमें मोर और मोस्ट लगाना पड़ेगा। मोर फॉर अ कंपैरेटिव डिग्री, मोस्ट फॉर ए सुपरलेटिव डिग्री। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट जरूरी है। अंडरस्टूड नाउ एवरीबडी? शैल वी मूव अहेड नाउ? I hope it was useful. Okay, fine, great. Shall we move ahead now? चलिए आगे बढ़ते हैं। Okay, fine. So we are going to take, a conclusion, how to write an effective conclusion. 5-10-15 मिनट का सेशन होगा, and I'll be able to explain you everything. So this session is about how to write an effective conclusion in an essay.
ओके, नाउ एज यू ऑल नो, लेट अस अंडरस्टैंड कि आप सब लोगों को पता होगा या फिर जो नए हैं उनको शायद पता ना हो, तो बताना चाहूंगा कि इन आईएलटीएस द ऐसे कैन बी रिटन इन 4 पैराग्राफ्स। मैं हर बच्चों को ये कहता हूं कि आप ज्यादा से ज्यादा, you don't need to go beyond 5 paragraphs, but in most of the essays you are going to write 4 paragraphs. The first is going to be introduction, followed by main body paragraph 1, body paragraph 2, and finally conclusion. So this is the structure, and today this session is going to explain you how to write an effective conclusion. ज़्यादातर बच्चे conclusion में confuse हो जाते हैं, they don't understand how to write an effective conclusion. So it's a small session giving you the idea of how to write an effective conclusion. The conclusion is the easiest paragraph to write because in many ways you are just using ideas you have already mentioned in your introduction and main body paragraphs. However, this is the last thing the examiner will read, and it is therefore crucial that you finish strongly. हम लोग एज ए एग्जामिनर हर बच्चों को ये कहते हैं जैसे इंट्रोडक्शन इंपॉर्टेंट है, इट बेसिकली बिल्ड्स अप योर फर्स्ट इंप्रेशन, इतना ही इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है। कंक्लूजन आप अच्छा लिखते हो, इट बेसिकली क्रिएट्स अ गुड इंप्रेशन इन द माइंड्स ऑफ एग्जामिनर। वो जाते 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 आपको 7, 7:30, 8, 6:30 जो भी बैंड्स है, क्योंकि अगर कंक्लूजन आपका खराब जरा से भी निकल गया, उसके दिल में मनसा ऐसी है कि आपको 7 बैंड्स दे, लेकिन कंक्लूजन खराब हो जाएगा, 6.5 बैंड्स दे देगा, 6 बैंड्स दे देगा। So equally important it is for you to write a proper conclusion as it is important for you to write a proper introduction. You will probably not have much time remaining when you are writing your conclusion. So it is important that you practice them and learn to write them quickly. I'll show you how it can be done. ओके, फर्स्ट, पहली इंपॉर्टेंट चीज, नेवर राइट एनी न्यू। पहले कंक्लूजन लिखने से पहले मैं 4-5 चीजें जो है मैं सबको बताता हूं, सो आई ट्राई टू एक्सप्लेन यू दैट। कंक्लूजन में कोई भी नया आइडिया नहीं डालना है। आई हैव सीन नंबर ऑफ टाइम्स, अगर आपके दिमाग में सर ये मैंने पैराग्राफ तो लिख दिया, लेकिन कंक्लूजन जब लिखना चालू करते हो, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम इफ यू हैव गॉट अ न्यू आइडिया, आइडिया ऐसा जो शायद आपने पैराग्राफ में लिखा है उससे भी अच्छा है, और आपने ऐसा सोचा कि मैं कंक्लूजन में वो आइडिया दे दूं, तो बिल्कुल ऐसा नहीं करना है। इन कंक्लूजन यू शुड नेवर कम अप विथ न्यू आइडिया, बिकॉज कंक्लूजन इज अ पैराफ्रेजिंग, टेक्निकली इट्स अ पैराफ्रेजिंग ऑफ इंट्रोडक्शन। तो कंक्लूजन में कोई भी नया आइडिया नहीं आना चाहिए। अ कंक्लूजन शुड ऑलवेज सिंपली रीस्टेट द आइडियाज यू हैव इन द रेस्ट ऑफ द एसे। न्यू आइडिया शुड बी इन द मेन बॉडी एंड नॉट इन द कंक्लूजन। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, मेक श्योर यू आंसर द क्वेश्चन इन द कंक्लूजन। अगर क्वेश्चन जैसे कि अगर एग्री डिसएग्री ऐसे है, आपने उसको कंप्लीटली एग्री किया है, जो भी किया है आपने उसको वापस मेंशन तो करना है, बिकॉज अगर आपने इंट्रोडक्शन में लिखा है जो चीज, वही कंक्लूजन में आएगी। सो मेक श्योर दैट इफ यू रिटर्न, वैसे देखा जाए तो इंट्रोडक्शन में आपने जो लिखा है वही पैराफ्रेजिंग करना है, बट मेक श्योर दैट आंसर इज गिवन। ऐसा ना हो कि इट रिमेन्स अनअटेंडेड। द कंक्लूजन शुड स्टेट what you think about the question and make it clear how you feel about the issue. मैं सब लोगों को एक छोटी सी एग्जाम देना चाहूंगा। फॉर एग्जाम्पल, हर वक्त मैं बच्चों को ये समझाता हूं कि हाउ यू बिलीव दैट यू हैव रिटन अ गुड कंक्लूजन। What you need to do is that after writing the entire essay, only show conclusion to your friends or to your siblings or to your spouse or to your parents, whosoever is knowing little bit of English. उसको सिर्फ conclusion दिखाओ। And let me tell you, an effective conclusion is the one by which a person who is reading your conclusion should be able to understand the title of the essay, and he should also be able to understand कि क्या आपने उसका जवाब दिया कि नहीं। आप अगर सिर्फ किसी को कंक्लूजन दिखाते हो और कंक्लूजन के बेसिस पे अगर वो ऐसे का टॉपिक दे पाता है, तो समझ लेना कि अपना कंक्लूजन सही दिशा में है, और एल्स द कंक्लूजन हैज गॉन इन द वेवर्ड डायरेक्शन। तो एक चीज का सिंपल सा ध्यान रखना जरूरी है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, वेरी योर लैंग्वेज। कंक्लूजन में पैराफ्रेजिंग स्किल्स का बहुत इस्तेमाल होता है, तो आपको लैंग्वेज वेरी करनी पड़ेगी। भले ही टेक्निकली स्पीकिंग इट इज रीस्टेटिंग व्हाट यू हैव रिटन इन द इंट्रोडक्शन, बट इसको लैंग्वेज तो वेरी करना पड़ेगा। मैं आपको समझाऊंगा कैसे कर सकते हैं। Just because you are restating the ideas you have in the rest of your essay does not mean that you use the same language. Instead, you show to the examiner you have wide variety or wide vocabulary by paraphrasing. चौथा, डोंट ट्राई टू इंक्लूड एवरीथिंग। कंक्लूजन में आपने सारी जो पॉइंट्स लिखे हैं, फॉर एग्जांपल जो इंट्रोडक्शन में लिखे, बाद में बॉडी पैराग्राफ में जो लिखा है उसको सब कुछ इंक्लूड नहीं कर पाओगे, क्योंकि कंक्लूजन तकरीबन 3 से फॉर एग्जांपल 1 या 2 सेंटेंसेस का होगा, 40, 45, 35 वर्ड्स का होगा। सो यू कैन नॉट इंक्लूड एवरीथिंग इन कंक्लूजन। और लिखना तो जरूरी है। अगर आपने कंक्लूजन मिस कर दिया, मैंने काफी बच्चों को देखा हुआ है, टाइम मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट।
आई वुड ऑलवेज रेकमेंड एवरीबडी जिनकी एग्जाम पास में है, जिनके एग्जाम शायद 1 महीने के बाद है, time is the biggest thing as far as writing is concerned. Don't try to be confident that you will be able to complete the essay. मैंने काफी बच्चों को ऐसा देखा हुआ है कि घर में या एग्जाम में, हमारे जो इंस्टीट्यूट में एग्जाम ली जाती है उसमें 40 मिनट में ये पूरा ऐसे लिख देते हैं। वो कॉन्फिडेंस में आ जाते हैं कि सर, ओवर कॉन्फिडेंस हो जाते हैं, कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि सर हम लोग लिख पाएंगे। मैं सबको ये सलाह देता हूँ, आई वुड रिकमेंड ईच एंड एवरी वन ऑफ यू to make sure that you complete writing task 1 and writing task 2 in a span of almost 50 to 55 minutes only. यहां पे जब आप प्रैक्टिस करते हो तो इतनी चीज याद रखो कि अगर यहाँ पे 1 घंटा आपको बहुत, मतलब बहुत मेहनत के बाद 1 घंटे में आप खत्म कर पाते हो, तो एग्जाम में वो 1 घंटे में खत्म नहीं होगा। Only if you're able to complete in the examination that you are giving at career makers, if you're able to complete that in 50 to 55 minutes, तब जाके एग्जाम में 1 घंटे में खत्म होगा। मेरी सब बच्चों से ये गुजारिश है, अगर आप एग्जाम देते हो तो ट्राई टू कंप्लीट बोथ राइटिंग टास्क 1 एंड राइटिंग टास्क 2 इन 50 मिनट्स ओनली। दिस इज द बेस्ट टाइम। 50 मिनट में आपको दोनों टास्क कंप्लीट करने हैं। मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा हुआ है कि कंक्लूजन लिख ही नहीं पाते, टाइम ही नहीं मिलता कंक्लूजन लिखने के लिए। तो ऐसे केस में आपसे गुजारिश है कि कंक्लूजन नहीं लिखा मतलब एक बेंड्स कम होने के बराबर है। तो कंक्लूजन तो लिखना ही पड़ेगा, और आपको अपने आप को ऐसे तैयार करना पड़ेगा। यू हैव टू प्रिपेयर योरसेल्फ टू मेक श्योर दैट यू आर एबल टू राइट राइटिंग टास्क 1 एंड राइटिंग टास्क 2 इन अ स्पान ऑफ 50 मिनट्स एंड नॉट 60 मिनट्स। दूसरी बात, 2 सेंटेंस में इससे ज्यादा कंक्लूजन में नहीं लिखना है। वैसे तो एक ही सेंटेंस, लेकिन अगर लगता है आपको कि एक सेंटेंस बहुत कम है, यू विल नॉट बी एबल टू कंप्लीट 30-35 वर्ड्स, then you may write 2 sentences but not more than 2 sentences. Let us take a small example. पहले तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि सर मुझे कंक्लूजन में कौन से 2 वर्ड्स का इस्तेमाल करना है। एक चीज याद रखो, बहुत सारे वर्ड्स बहुत सारे किताबों में दिए जाते हैं, सिर्फ 2 ही चीजें एक्सेप्टेबल है कंक्लूजन में, टू कंक्लूड और इन कंक्लूजन। आई रिपीट, वेदर यू आर राइटिंग अ ओपिनियन ऐसे और अ डिस्कशन ऐसे और अ प्रॉब्लम सॉल्यूशन, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस ऐसे, या फिर डायरेक्ट क्वेश्चंस ऐसे, सब में एक चीज का याद रखो कि आपको 2 ही, इसमें से कोई भी एक ही फ्रेज लो, या तो फिर टू कंक्लूड या तो फिर इन कंक्लूजन। यही एक 2 वर्ड्स है जो कंक्लूजन के पास पास में है। जैसे कि अगर मैंने लास्टली लिखा, वो तो लिख ही नहीं सकते, लेकिन लास्टली लिखा तो एग्जामिनर को शायद पता ना चले कि ये कंक्लूजन लिखा है। तो टू कंक्लूड और इन कंक्लूजन आर दोस 2 फ्रेजेस विच एब्सोल्युटली स्पेसिफाइज द एग्जामिनर कि ये आप कंक्लूजन वाला पैराग्राफ है। कभी कभार क्या होता है, फ्रेज अलग करने से एग्जामिनर को शायद ये लगता है कि इसने बॉडी पैराग्राफ लिखा है तीसरा, कंक्लूजन वाला पैराग्राफ नहीं लिखा है, शायद ये बच्चा भूल गया है। तो ऐसे केस में बैंड्स कम हो जाएंगे। तो वापस मेरी सब बच्चों के से गुजारिश है, भले ही आप कौन सी कितनी भी सारी बुक्स इस्तेमाल करो जिसमें शायद कोई अलग फ्रेजेस का इस्तेमाल किया हुआ है, एग्जाम में आप सिर्फ दोनों में से एक ही फ्रेज का इस्तेमाल करोगे, इन कंक्लूजन। वन इज टू कंक्लूड एंड सेकंड इज इन कंक्लूजन। नो जीना, टू सम अप नहीं लिखोगे आप, यू डोंट नीड टू राइट सम अप। मैं बताता हूं क्यों नहीं लिखोगे। चलिए, नाउ फर्स्ट यू शुड स्टार्ट फर्स्ट यू शुड स्टार्ट विथ अ लिंकिंग फ्रेज। कैसे स्टार्ट करना है कंक्लूजन, या कैसे स्टार्ट करना है, विद द हेल्प ऑफ अ लिंकिंग फ्रेज, बट सम आर बेटर देन अदर्स। हियर आर सम एग्जांपल्स। देखिए ये वर्ड्स है जैसे कि फाइनली, इन ए नटशेल, इन जनरल, इन कंक्लूजन, टू कंक्लूड। अब देखो फाइनली क्यों इस्तेमाल नहीं करना है। काफी बच्चे ऐसा होता है कि फाइनली सर मैं क्यों नहीं कर सकता, तो फाइनली इजंट रियली सुटेबल बिकॉज इट इंडिकेट्स दैट यू आर मेकिंग अ फाइनल पॉइंट एंड देयरफॉर अ न्यू आइडिया। अगर आपने फाइनली लिखा तो इसका मतलब ये हुआ कि शायद आप फाइनल पॉइंट बता रहे हो, शायद कोई नया आइडिया दिखा रहे हो। अब आपको तो पता है कि कंक्लूजन में नया आइडिया नहीं लगा सकते, तो इसके कारण एग्जामिनर कंफ्यूज हो जाएगा एंड हेंस फाइनली इज नॉट रिकमेंडेड। दूसरा है इन ए नटशेल। इन ए नटशेल इज टू इनफॉर्मल, मतलब टू इनफॉर्मल है, इट इज वेरी वेरी इनफॉर्मल। ऐसे केस में आपको समझना पड़ेगा कि नटशेल आप नहीं लगा सकते, यू कैन नॉट राइट नटशेल, क्योंकि नटशेल बहुत इनफॉर्मल है। सो यू शुड नॉट बी यूटिलाइजिंग इन ए नटशेल इन आईएलटीएस कंक्लूजन। और ये जो हमारी बात है वो फॉर्मल राइटिंग है, तो आप नटशेल का इस्तेमाल नहीं करोगे। देन इन जनरल tells the reader that you are going to talk generally about the topic. Nutshell मतलब in a एक मिनट, just hold on. Yeah, in general tells the reader you are going to talk generally about a topic. This is not we are going to do in our conclusion and we should therefore not use it.
काफी बच्चे ऐसा लिखते हैं कंक्लूजन स्टार्ट करने पहले इन जनरल, तो इन जनरल मतलब यू आर टॉकिंग जनरली अबाउट द टॉपिक, लेकिन कंक्लूजन इज वेरी स्पेसिफिक, तो इन जनरल का भी इस्तेमाल आप नहीं करोगे। तो ऐसे केस में कौन से वर्ड्स का इस्तेमाल करोगे? सिर्फ दो, इन कंक्लूजन एंड टू कंक्लूड आर द ओनली टू लिंकिंग फ्रेजेस you should use to start your conclusion. Is it clear everybody? Yes or no? Understood now? Clear? We'll move ahead. Yeah, great. Thank you. सिर्फ yes or no कहना है आपको और कुछ नहीं. Great. ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम. Okay, let us take a small example. There are two elements to a good conclusion. दो elements होने चाहिए. First, restating the main points of your essay and varying your vocabulary by paraphrasing. चलिए काम करते हैं, छोटा सा essay लेते हैं. Practical skills such as money management should be taught in high school. Do you agree or disagree? Give your opinion and real life examples. First कीजिए कि ऐसे का टॉपिक ये है, practical skills such as money management should be taught in high school. काफी पेरेंट्स जो है वो ऐसा बोलते हैं कि बच्चों को पैसे से खेलना नहीं चाहिए, लेकिन काफी पेरेंट्स ऐसे हैं जो वो बच्चों को बिल्कुल बचपन से ही हिसाब किताब सिखाते हैं. उनको बोलते जा तू पैसे दे के आ दुकानदार से, और उसको बोलते कि जा तू तू ही हिसाब करके आ. तो क्या ये जरूरी है? मतलब ऐसा सिखाना चाहिए, और यहाँ पे ऐसा लिखा है कि ये प्रैक्टिकल स्किल्स हाई स्कूल में ही सिखानी चाहिए. आपको लगता है कि डू एग्री और डिसएग्री? आप एग्री भी कर सकते हो, डिसएग्री भी कर सकते हो. लेट अस नाउ टॉक अबाउट इंट्रोडक्शन. टॉपिक ये है, प्रैक्टिकल स्किल्स लाइक मनी मैनेजमेंट शुड बी टॉट इन हाई स्कूल. डू एग्री और डिसएग्री? इसका इंट्रोडक्शन शायद ऐसा कुछ हो सकता है. देखिए, इसको बिल्कुल गौर से देखिए. दिस इज हाउ द इंट्रोडक्शन कैन बी रिटन. It is argued that students should be taught real life skills like how to look after money. ये जो फ्रेज है ये पैराफ्रेजिंग है. देखिए, ये पैराफ्रेजिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट. It is a paraphrasing of this statement. So it is argued that students should be taught real life skills like how to look after money. ये हुआ आपका फर्स्ट स्टेटमेंट. दूसरा है थीसिस स्टेटमेंट. क्या इससे आप एग्री करते हो या डिसएग्री करते हो? दिस ऐसे एग्रीज दैट दे शुड बी पार्ट ऑफ द करिकुलम. हमने इसको एग्री कर दिया. एंड फाइनली द आउटलाइन स्टेटमेंट. मैंने पहले भी बताया था कि आउटलाइन स्टेटमेंट अलग लिखने की जरूरत नहीं है. यू कैन मिक्स थीसिस स्टेटमेंट विद आउटलाइन स्टेटमेंट. लेकिन आउटलाइन स्टेटमेंट अगर आपने लिखा है तो देखिए यहाँ पे देखिए, the essay will first discuss how everyday competencies benefit people later in life, and then talk about the dangers of not being taught how to manage money at an early age. So you can see that introduction is divided into 3 lines. The first line is the paraphrasing. The second line is the thesis statement in which I am writing that whether I agree or disagree. And third is outlining whether what I am going to write in the essay. तो यहाँ पे लिखा है the essay will first discuss how everyday competencies benefit people later in life. ये ऐसे पहले ये डिस्कस करेगा ये सारी चीजें जो हम बचपन में सिखाते हैं ये बाद में कैसे लाइफ में हेल्पफुल होगी. और एंड ये ऐसे ये भी डिस्कस करेगा कि अगर इसको बचपन से न सिखाया गया तो ये बच्चों के लिए डेंजरस हो सकता है. अगर बच्चों को बचपन से मनी मैनेजमेंट स्किल्स नहीं सिखाई तो भविष्य में ये उनके लिए खतरा रूप हो सकती है, क्योंकि उनको पैसे का मोल और समझ ही नहीं आएगा. अगेन, आई एम एग्रीइंग विद दिस टॉपिक. यू मे वांट टू डिसएग्री, वो बात अलग है. But have you understood how I have written the introduction first of all? Because if you have not understood how I have written the introduction, you probably would not be able to understand how I will be writing the conclusion. Is it understood? I want you people to go through introduction properly. Understood everybody? Yes or no? Maya is saying yes. What about others? एक बार read कर लो. Even if you are not able to understand, if you want to read it again, you can go through it and you will be able to understand everything. First sentence जो है, it is the paraphrasing. Practical skills like money management should be taught in high school. हाँ, शांति से देखो, कोई चिंता वाली बात नहीं, आप शांति से देखो. इसी चीज को हमने अलग तरीके से लिखा है. It is argued that students should be taught real life skills like how to look after money. प्रैक्टिकल स्किल्स का हमने पैराफ्रेजिंग किया है रियल लाइफ स्किल्स, और मनी मैनेजमेंट के लिए लिखा है हाउ टू लुक आफ्टर मनी. तो यही सेंटेंस है, इसको अलग तरीके से लिखा है. अंडरस्टूड? ओके, नाउ लेट अस सी हाउ वी कैन राइट अ कंक्लूजन, प्रॉपर कंक्लूजन. इसी चीज अगर यही ऐसे है तो इसका हम कंक्लूजन कैसे लिखेंगे वो आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन. नाउ लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड द कंक्लूजन. आई हैव कंप्लीटेड एन इफेक्टिव इंट्रोडक्शन बाय डूइंग 3 थिंग्स. नंबर 1, हमने पैराफ्रेजिंग किया है.
नंबर 2, मैंने अपना ओपिनियन भी दिया है, और तीसरा, आउटलाइनिंग व्हाट आई विल टॉक अबाउट इन द रेस्ट ऑफ द एसे, और इन अदर वर्ड्स द मेन पॉइंट्स आई एम यूजिंग टू सपोर्ट माय ओपिनियन। तो एक चीज तो तय है कि ये इंट्रोडक्शन काफी अच्छा है, क्योंकि इसमें 3 चीजें सॉल्व हो जाती है। नंबर 1, हमने पैराफ्रेजिंग किया है पहले स्टेटमेंट का, हमने हमारा ओपिनियन भी दिया है, और हम ये भी कह रहे हैं कि क्यों मैं लगता है, एक आउटलाइन भी किया है टेक्निकली, कि मैं ये मानता हूं, ये क्यों मानता हूं, क्योंकि मैं समझता हूं कि अगर ये चीज कॉम्पिटेंसी सिखाई जाती है तो बच्चों को बहुत बेनिफिट होता है, और दूसरा, अगर नहीं सिखाई जाई तो इसके लिए उनके लाइफ में शायद ये चीज डेंजरस हो सकती है कि इनको क्यों नहीं सिखाई गई। तो ये एक इफेक्टिव इंट्रोडक्शन है। नाउ आई एम गोइंग टू राइट द कंक्लूजन। एक चीज का याद रखो, वेन एवर यू आर राइटिंग द कंक्लूजन, यू ऑलवेज हैव टू हैव इंट्रोडक्शन इन योर माइंड। जैसे आप ऐसे को स्टार्ट करने से पहले 3 या 4 बार ऐसे को पढ़ते हो एंड देन यू स्टार्ट राइटिंग द ऐसे सो दैट यू डोंट मिस अ पॉइंट, वैसे ही when you start writing the conclusion you should read your introduction for at least 2 or 3 times, ताकि एक भी नया पॉइंट ना आए और आप उसी चीज को पैराफ्रेज कर सको। नाउ लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। ये आपका ऐसे का टॉपिक था, दिस वाज योर इंट्रोडक्शन। कैन एनीवन ट्राई आउट द इंट्रोडक्शन पार्ट? एवरीबॉडी, कोई ट्राई करेगा कंक्लूजन? कैन एनीबॉडी टेल मी द कंक्लूजन? आई एम गोइंग टू गिव यू 2 minutes, लेट अस सी इफ यू आर एबल टू राइट एन इफेक्टिव कंक्लूजन। चलिए, 2 मिनट, 2 मिनट का टाइम। कंक्लूजन को इफेक्टिवली कौन देखते, कौन लिख के आता है? आई एम गोइंग टू गिव यू 2 minutes ओनली, देन आई विल बी शोइंग माय कंक्लूजन। यू कैन राइट इन द चैट बॉक्स। ट्राई टू राइट कंक्लूजन ऑफ दिस पैराग्राफ। इंट्रोडक्शन आपके सामने है, इसी चीज को पैराफ्रेजिंग करना है। यस, राइट आउट। Yeah, Gaurav has written a conclusion. I conclude that money management, yeah, I can see a lot of, 1 minute, let me see, 2 minute. This is the conclusion written by Gaurav. I conclude that money management should be part of curriculum which will make students realize about the importance of life. Okay, Gaurav, ये काफी अच्छा इंट्रोड कंक्लूजन है, लेकिन इसमें वर्ड्स बहुत कम है। सो यू कैन इंक्रीज द कंक्लूजन। आप थोड़े से वर्ड्स को आप इस्तेमाल कर सकते हो, थोड़ा सा वर्ड्स ऐड कर लीजिए, तो इससे इफेक्टिव कंक्लूजन बनेगा। ओके, और आपने आई कंक्लूड नहीं लिखना है, टू कंक्लूड, या फिर यू कैन राइट प्रोबेबली इन कंक्लूजन। ये मैंने बताया था आपको स्टार्ट करना है। ये वर्दा आपने लिखा है, इसको टू करो ऐसे करके, टू कंक्लूड मनी मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ विच नॉट ओनली टेल्स टू सेव मनी but also the way to use it effectively, therefore it should be taught, ये एंड छोटा सा लगेगा, therefore it should be taught from a young age. Very good, this is also an effective conclusion, ये भी अच्छा conclusion है। Okay, fine, any other persons who can show me how you have written the conclusion? try कर सकते हो आप लोग। Parth has written, let me see what Parth has written. मैं यहाँ पे लिखता हूँ Parth का। In conclusion, I would like to state that the old age people find the importance of learning. Old age वाला कहाँ से आ गया? Old age को निकाल दो। Old age is not the right way. People find the importance of learning money management at early age and some repent also for not doing it formally. ये अच्छा है, सिर्फ old age निकाल दो Parth, बाकी सब कुछ ठीक है। Okay, then we got Krutik who has given the conclusion. मैं Krutik का conclusion निकालता हूँ। This is the conclusion. To conclude, money management should be taught to the students for betterment of their life, and hence so that they do not struggle in their life. Okay, fine. Now Vibhuti is also written. Let me explain. मैं सबका I would not be able to show everyone, but let me see.
This is the one written by Vibhuti. In conclusion, despite numerous advantages of profit earning, the economy will increase. There will be few drawbacks will delete which not be overlooked. नहीं विभूति, इसमें थोड़ी सी गलतियां है, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स है. और आपने जब लिखते हो यू नीड टू मेक श्योर इंट्रोडक्शन इज गेटिंग कवर्ड. विभूति, आई वुड नॉट से, थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा. ओके, नितेश हैज रिटन समथिंग, लेट मी से. In conclusion, it is beneficiary that people should, and people spelling wrong, understand the financial management in academic stage. Okay, Parth has written. Okay, fine. Bhupendra has also written. Let me explain you. Hiral has also written. Students, I will now be able to, let me give my, काफी लोगों ने अच्छे अच्छे conclusions लिखे. Hiral, एक minute. Okay, fine. Let me now explain you. Now conclusion में पहली, okay, very good. I can see a lot of Mezabin has also written. Darshil has also written. Darshi has only written in conclusion. Okay, great. फिर किसने लिखा है? हेमराज. Okay, let me first of all now explain you. Now conclusion में काफी बच्चे ऐसा करते हैं. एक चीज का याद रखो कि conclusion में जब आप लिखते हो, more importantly, या ये अच्छा है. Drumil, it is good. Yeah, Drumil, it appears good. Just a minute. Yeah, Drumlid is good. Okay, fine, great. Okay, so this is how the conclusion should be written. In conclusion, अब देखिए एक चीज का याद रखो, मैंने काफी बच्चों के एसेस चेक किए हुए. The mistake that they commit is something like this. यहाँ पे कॉमा के बाद they start with a capital word. ये गलत है. सिर्फ प्रॉपर नाउन है तभी कैपिटल होगा, वरना दिस कॉमा के बाद यू आर ऑलवेज गोइंग टू स्टार्ट विथ अ लोअर केस वर्ड, अगर प्रॉपर नाउन नहीं है तो एक चीज का याद रखो, काफी लोग यहाँ से कॉमा के बाद टी कैपिटल कर देते हैं, वो अलाउड नहीं है, वो ग्रामेटिकली रॉन्ग है. ओके, इन कंक्लूजन दिस essay supports the idea that teenagers ought to be taught functional subjects like financial planning, as this helps them in adulthood, and lack of education related to these topics can have serious consequences. एक चीज का ध्यान रखो, when you are writing conclusion, you are going to only, you are only going to take care of this thing. देखो ये चीज का बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब योर थीसिस स्टेटमेंट एंड योर आउटलाइन, ये जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है. तो इसी चीज के दोहराते हुए हमने ये कंक्लूजन लिखा हुआ है, देखो चेक इट आउट. सो या झील, ओके, इन कंक्लूजन दिस ऐसे, गौर से देखो, इसको पढ़ो, देखो अगर इससे कंपेयर करोगे तो पता चलेगा वही चीज लिखी है बट इन डिफरेंट वर्ड्स. In conclusion, this essay supports the idea that teenagers ought to be taught functional subjects like financial planning. तो यही चीज हमने यहाँ पे लिखी है कि बच्चों को ये फाइनेंशियल प्लानिंग चीजें सिखाई जाए, और जो हमने आउटलाइन स्टेटमेंट में लिखा है उसी चीज को वापस ये किया है, एज दिस हेल्प्स देम इन एडल्टहुड. तो देखो यहाँ पे इसको कंपेयर कर, दिस ऐसे विल फर्स्ट डिस्कस हाउ एवरीडे कॉम्पिटेंसेस बेनिफिट पीपल लेटर इन लाइफ. तो ये जो है हाउ एवरीडे कॉम्पिटेंसेस बेनिफिट पीपल लेटर इन लाइफ, इसके लिए हमने ये सेंटेंस का इस्तेमाल किया है. देखो, एज दिस हेल्प्स देम इन एडल्टहुड, तो इसके लिए लेटर ऑफ लाइफ के लिए एडल्टहुड, और हमने यहाँ पे इंट्रोडक्शन में एक और चीज को जिक्र किया है, एंड देन टॉक अबाउट द डेंजर्स ऑफ नॉट बीइंग टॉट हाउ टू मैनेज मनी एट एन अर्ली एज. अगर इसको अर्ली एज में न सिखाया गया तो उसके लिए ये घातक हो सकता है. ये दूसरा पॉइंट है, उसके लिए हमने लिखा है अ लैक ऑफ एजुकेशन रिलेटेड टू दिस टॉपिक्स कैन हैव सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस. डेंजर्स है उसके लिए हमने इस्तेमाल किया है सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस. अगर आप इसको गौर से देखोगे तो हमने वही चीज मेंशन की है जो इंट्रोडक्शन में बयां की है, बट इन डिफरेंट वर्ड्स. आई वांट ऑल ऑफ यू टू रीड दिस इंट्रोडक्शन वंस अगेन एंड कंक्लूजन वंस अगेन, ताकि आपको क्लैरिटी आ जाए कि आपको एग्जाम में क्या करना है. आई एम गोइंग टू गिव यू 1 मिनट. देखो एक भी पॉइंट जो आपने यहाँ पे किया, 2 पॉइंट का जिक्र है, तो वो दोनों पॉइंट का जिक्र कंक्लूजन में हुआ है. टेक्निकली स्पीकिंग, दिस इज अ वेरी इफेक्टिव कंक्लूजन. Let me know when you are done reading.
एंड लेट मी नो इफ यू आर क्लियर। क्लियर हो गया? दोनों देखो, बिल्कुल ठीक से देखो, दोनों चीज वही है, एक भी चीज क्लियर ऐसी नहीं है जो अलग है, कोई नया पॉइंट जिक्र नहीं है, उसी चीज को हमने दोहराया है, तो आपको पता चल जाएगा। ओके, क्लियर? ओके, देखिए हमने क्या किया उसके लिए। सो ऑल आई हैव डन इज रीस्टेट माय ओपिनियन एंड इंक्लूडेड माय मेन सपोर्टिंग पॉइंट्स। हाउएवर, आई हैव नॉट सिंपली कॉपिड, आई हैव नॉट सिंपली कॉपिड the words. I have used synonyms and paraphrasing to vary my language. मैंने synonyms और paraphrasing का इस्तेमाल किया है। देखिए तो हमने कैसे इस्तेमाल किया है, देखो this essay, हमने इंट्रोडक्शन में this essay supports लिखा था, तो यहाँ पे ऐसा कर दिया this essay agrees। देखो कंपेयर करो, जैसे कि यहाँ पे this essay supports लिखा है और यहाँ पे लिखा है this essay agrees। इंट्रोडक्शन में ये लिखा है, यहाँ पे should लिखा है इंट्रोडक्शन में, तो यहाँ पे ऑट टू हो गया है। देखो स्टूडेंट्स लिखा है तो टीनेजर्स कर दिया है, फंक्शनल सब्जेक्ट्स तो रियल लाइफ स्किल्स, लुक आफ्टर मनी तो फाइनेंशियल प्लानिंग कर दिया है, लेटर इन लाइफ तो हमने एडल्टहुड का इस्तेमाल किया है, डेंजर्स है तो सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस का इस्तेमाल किया है। तो इसी तरह व्हाट वी हैव डन इज वी हैव जस्ट चेंज द वर्ड्स, लेकिन वैसे देखा जाए तो इट बेसिकली कन्वेज द सेम मीनिंग आई हैव रिटन इन इंट्रोडक्शन। जस्ट हैव अ लुक एट दिस। मैं चाहूंगा अगर हो सकता है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस सो दैट वेन एवर यू आर यूटिलाइजिंग, फॉर एग्जाम्पल आप जब भी ऐसे लिखते हो, अगर ये स्क्रीनशॉट को देखोगे तो क्लैरिटी आ जाएगी कि आपको क्या करना है। लेट मी नो व्हेन यू हैव टेकन द स्क्रीनशॉट, क्योंकि इसमें सारी चीजों का एक्सप्लेनेशन आ जाता है। क्लियर एवरीबॉडी? Hiral, I would not recommend you to go for to summarize, to sum up. I would rather say, अगर आपको पता है कि कंक्लूजन ही एक वर्ड है जो आपको लिखना है, तो वाई कुड यू नॉट यूटिलाइज टू कंक्लूड और इन कंक्लूजन? आपको 5-6 ऐसे तो लिखने नहीं है हिरल, यू ओनली नीड टू राइट वन ऐसे। इट इज हाईली रिकमेंडेड दैट यू ओनली एंड अप इन राइटिंग इन कंक्लूजन या फिर टू कंक्लूड। दिस इज राइट वे आउट। निखिल, जस्ट अ मिनट। You can make Nikhil this. Yeah, it is okay. Nikhil, it is okay. Okay. Any questions, any doubts, students? Is it fine, everybody? Yeah, it is allowed. Okay. एक चीज का ध्यान यहाँ पे रखना है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि यहाँ पे अगर आपने थर्ड पर्सन का इस्तेमाल किया है इन इंट्रोडक्शन, प्लीज मेक श्योर दैट यू यूटिलाइज थर्ड पर्सन इन द कंक्लूजन एज वेल। जैसे कि अगर यहाँ पे आप यहाँ पे इंट्रोडक्शन में लिखते हो आई विल फर्स्ट, देखो मैंने पहले भी समझाया था, यू कैन यूटिलाइज आई ऑल्सो, फर्स्ट पर्सन का भी इस्तेमाल कर सकते हो। द आई विल फर्स्ट डिस्कस हाउ एवरीडे कॉम्पिटेंसेस, तो अगर यहाँ पे आई लिखा है तो यहाँ पे भी आई लिखना पड़ेगा। यहाँ पे द ऐसे है, द ऐसे, तो ये थर्ड पर्सन है, तो यहाँ पे भी थर्ड पर्सन का इस्तेमाल कीजिए। अंडरस्टूड? जैसे कि देखो दिस ऐसे सपोर्ट्स, दिस ऐसे एग्रीज, दोनों थर्ड पर्सन है, तो आई अगर इंट्रोडक्शन में लिखा है तो आई कंक्लूजन में लिखिए, यहाँ पे थर्ड पर्सन है तो यहाँ पे थर्ड पर्सन लिखिए। मेक श्योर दैट दैट इरेगुलरिटी इज नॉट देयर। क्लियर? Okay, so shall we move ahead? Are you all ready for reading? I want to do a small reading passage, a small reading passage, और मैं चाहूंगा वो reading की मैं एग्जाम लूंगा। Are you all ready for that? Everybody, don't run away. Okay, चलिए let us do. वैसे भी बाहर बारिश हो रही है तो आप कहीं बाहर घूमने नहीं जा पाओगे। Okay, great, चलिए। सो आई what I want is that we are going to do this passage. बहुत बड़ा पैसेज है लेकिन बहुत इजी है, एक भी बच्चा जाना नहीं चाहिए। ये नटमैग वाला पैसेज है। इट्स अ स्मॉल पैसेज ऑन नटमैग। नटमैग मतलब जो सुपारी होती है ना, जो खाते हैं लोग, उसको नटमैग कहते हैं, और ये पूरा पैसेज उसके बारे में है। नाउ आई एम गोइंग टू गिव यू, समबडी विल हैव टू या रीड करने की जरूरत नहीं है, मैं चाहूंगा सबको 15 मिनट दूंगा, पहले इसको रीड कर लीजिए। आई एम गोइंग टू गिव यू 5 मिनट्स टू रीड दिस,
and then we'll go for the questions. इसको शांति से read कर लीजिए. I'm going to give you 5 minutes. Just go through the entire passage, everybody. And don't run away. इसको बहुत बहुत अच्छी तरह से मैं समझाऊंगा, बहुत मजा आएगा. Yeah, are you all reading? Have you all started to read, everybody? Have you all started to read? Okay, great. Get started, chaliye. Okay, get started. Fine. 5 minutes for you. Let me know when you're done reading, students. We can go ahead. Zoom इसको मैं पीयूष आप एक बार ट्राई करो. The second slide is going to be a bit bigger, so don't worry. I understand that the words are very small, but try to check it out because मैं सारा पैराग्राफ पैसेज को एक स्लाइड में शायद नहीं डाल पाता, so that's the reason it is small. या काफी बच्चों को अगर ये डिफिकल्ट लगता है, there is nothing to worry. They can at least give it a try. Try करना है आपको और कुछ नहीं करना है. That's it. Nothing to worry. Okay, now let us try to move on to the questions. These are the first questions. You can see the questions over here on the bottom right corner. The first, this is a fill in the blank. The leaves of the tree are dash in shape. The dash surrounds the fruit and breaks open when the fruit is ripe. The dash is used to produce the spice nutmeg. The covering known as the aril is used to produce dash. Santi se sukun se. Take your time. I want you to do question number 1, 2, 3, and 4. It is probably most of the answers are in the first paragraph only. The answers are in the first paragraph only.
At least give it a try. Don't worry if you're not getting the answers, it is absolutely fine. I'll be explaining everything to you. I can see answers are coming, but it is absolutely fine. There is nothing to worry. एक चीज का आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, ऑल ऑफ यू प्लीज पे अटेंशन हियर. यहाँ पे एक बिल्कुल क्लियर इंस्ट्रक्शंस दी गई है, चूज वन वर्ड ओनली. आपको आपका आंसर एक ही वर्ड का होना जरूरी है. अगर एक से ज्यादा वर्ड्स है तो आंसर इज गोइंग टू बी मार्क्ड एज रॉन्ग आंसर. मेरे काफी बच्चों के दो दो वर्ड्स आ रहे हैं, एक ही वर्ड आएगा. Okay, is it done, everybody? Shall we check the answers? Yeah, I can see answers are coming from students. जो बच्चों के आंसर्स नहीं आ रहे, they don't need to worry. I mean, I'll explain them all. You only need to write one word. Many students are writing two words. मैं जमीन दो वर्ड्स नहीं चाहिए, हिमालय दो वर्ड्स नहीं चाहिए. आप लोगों के आंसर्स में दो वर्ड्स दिख रहे हैं मुझे. Okay, shall we check the answers now, everybody? You want some time? I am willing to wait. Let me know. Okay, fine. Shall we check the answers, everybody? Yeah, I can see answers coming from all students, most of the students. ओके, सो पहले तो ये देखना है कि सर ये फिल इन द ब्लैंक है. नाउ हियर यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट दिस इज अ फिल इन द ब्लैंक. एंड व्हेन देयर इज अ फिल इन द ब्लैंक दैट कम्स, यू नो, दिस इज सेंटेंस कंप्लीशन कह सकते हो आप इसको, फिल इन द ब्लैंक्स भी कह सकते हो. द आंसर्स यूजुअली कम डाउन इन द फर्स्ट वन और टू पैराग्राफ्स. नाउ लेट अस सी. द लीव्स ऑफ द ट्री आर डैश इन शेप. सो यू नीड टू, यू नो, चेक आउट, यू नो, सिनोनिम है लीव्स. पहले दो चीजों का इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, लीव्स एंड शेप. सो यू नीड टू फाइंड आउट लीव्स कौन से शेप के है, लेकिन लीव्स है. इट इज नॉट अबाउट द नटमैग. नटमैग इटसेल्फ की बात नहीं चली, उनके लीव्स की बात है. सो इफ यू लुक एट दिस वन, आई एम रीडिंग द फोर्थ सेंटेंस. मेरा कर्सर है वहां पे, देखिए. द ट्री इज थिकली ब्रांच विच डेंस फॉइलेज ऑफ टफ डार्क ग्रीन ओवल लीव्स. तो लीव्स कौन से टाइप के हैं, व्हाट इज द शेप ऑफ देम. और आपको कलर, यहाँ पे अगर कलर दिया होता, यहाँ पे सोचने वाली बात है, अगर इन कलर होता तो आंसर वुड हैव बीन ग्रीन. But because the shape is given, therefore the answer is going to be oval. So answer of first is going to be oval. In the real examination, you are going to write answers in capital, तो आप सिर्फ और सिर्फ oval लिखेंगे. मैं देख रहा था काफी बच्चे दो दो वर्ड्स के आंसर दे रहे थे. यू नीड टू रीड. आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई यू डोंट रीड द इंस्ट्रक्शंस. यहाँ पे क्लियर, बिल्कुल क्लियर लिखा है that the answer should be in one word only. Clear? Okay. Second, तो पहले का आंसर oval है. The dash surrounds the fruit and breaks open when the fruit is ripe. Ripe पक्का हो जाता है. Surrounds the fruit and breaks open. तो हम आगे आगे रीड करते हैं. Look at my cursor. And produces small yellow bell-shaped flowers and pale yellow pear-shaped fruits. The fruit is
encased in a fleshy husk. When the fruit is ripe, ripe मतलब मेरा ये कीवर्ड आ गया ripe, मतलब I am expecting my answer something like here. Splits open, the husk splits into two halves. क्या split हो जाता है? Husk split हो जाता है दो हिस्सों में, और वही चीज हो जाती है surrounds the fruit and breaks open two halves along a ridge running the length of the fruit. तो क्या split हो जाता है? Husk. तो दूसरा जो आंसर है, मेरा कर्सर है वहां पे देखिए, वो चीज स्प्लिट हो जाती है when the fruit is ripe. Therefore the answer of second is going to be husk. पहले का ओवल, दूसरे का हस्क. तीसरा और चौथा थोड़ा सा अटपटा है. तीसरा है द डैश इज यूज टू प्रोड्यूस द स्पाइस नटमेग. ऐसी चीज यूज हो जाती है स्पाइस नटमेग के लिए. और चौथा है द कवरिंग नोन एज द एरिल इज यूज टू प्रोड्यूस डैश. इसके लिए मैं चाहूंगा ये लास्ट लाइन पढ़े. ओके. दिस आर द सोर्सेज ऑफ टू स्पाइसेस नटमेग एंड मेस. कौन से? यहां पे देखिए. Inside a purple broom shiny seed, 2-3 centimeter long by about 2 centimeter across, surrounded by a lacy red or crimson covering called an aril. एक तो है सीड और दूसरा है एरिल. लेकिन अगर यहां पे देखेंगे तो सीड और एरिल, दिस आर द सोर्सेस ऑफ टू स्पाइसेस नटमेग एंड मेस. स्पाइसेस जो है नटमेग और मेस के लिए दो ये सोर्सेस है. पहला है सीड और दूसरा है एरिल. द फॉर्मर बीइंग प्रोड्यूस फ्रॉम द ड्राइड सीड. फॉर्मर मतलब क्या? ये वाला स्पाइस नटमेग इज प्रोड्यूस फ्रॉम ड्राइड सीड एंड द लेटर फ्रॉम द एरिल. सो स्पाइसिस नटमेग के लिए ये बनता है ड्राइड सीड से और दूसरा बनता है एरिल से. तो यहां पे क्या आएगा थर्ड का आंसर? ड्राइड सीड. बट यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट क्योंकि आंसर एक ही वर्ड में देना है, यू ओनली नीड टू यूटिलाइज सीड. अगर किसी ने ड्राइड सीड लिखा है, द आंसर इज गोइंग टू बी मार्क्ड एज अ रॉन्ग आंसर. काफी बच्चे ऐसा करते हैं कि ड्राइड और सीड जो है वो दोनों को मिला देते हैं और सोचते ऐसा है कि ड्राइड सीड में दोनों को इकट्ठा कर दूंगा, बीच में स्पेस नहीं रखूंगा, तो एग्जामिनर यही सोचेगा कि ये ड्राइड सीड तो एक ही वर्ड है ना. ऐसा नहीं होगा. इट विल बी कंसिडर्ड एज टू वर्ड्स, सो यू नीड टू बी वेरी श्योर व्हाट यू राइट. तो इसका आंसर आएगा सिर्फ और सिर्फ सीड. इज इट गेटिंग क्लियर? ओके. एंड चौथा जो है द कवरिंग नोन एज द एरिल इज यूज्ड टू प्रोड्यूस. ये एरिल है वो किसको बनाता है? देखो, द फॉर्मर बीइंग प्रोड्यूस फ्रॉम द ड्राइड सीड एंड द लेटर फ्रॉम द एरिल. मतलब ये मेस जो है वो एरिल में से बनता है. तो कवरिंग नोन एज एरिल इज यूज्ड टू प्रोड्यूस क्या? मेस. तो चौथे का आंसर आएगा मेस. इज इट गेटिंग क्लियर? सो आई रिपीट, द आंसर ऑफ फर्स्ट इज ओवल, सेकंड इज हस्क, third is seed, and fourth is mace. Any questions, any doubts, my dear students? Any questions, any doubts? Clear हुआ सब कुछ? गौर से देख लो एक बार. नो, चौथा आंसर नटमेग नहीं आएगा. सेकंड, या सेकंड देखो यहाँ पे लिखा है द सराउंड्स द फ्रूट एंड ब्रेक्स ओपन. देखो यहाँ पे लिखा है दर्शी द ट्री इज थिकली ब्रांच. यहाँ पे देखो ये रहा when the fruit is ripe this husk splits. ये split क्या होता है? husk split होता है. इसी के कारण इसका आंसर है husk. क्लियर? ओके. एनी क्वेश्चंस, एनी डाउट्स? विभूत देखो यहाँ पे लिखा है, देखो ये दो लाइन, लास्ट दो लाइन गौर से वापस देखो. आई वांट एवरीबॉडी टू अंडरस्टैंड. लास्ट दो लाइन ठीक से देखो. कौन से दो सोर्सेस है? दिस आर द सोर्सेस ऑफ टू स्पाइसेस नटमेग एंड मेस. द फॉर्मर बीइंग प्रोड्यूस्ड फ्रॉम ड्राइड सीड एंड लेटर फ्रॉम द एरिल. दो चीजों की बात है यहाँ पे, नटमेग और मेस. पहला जो नटमेग है वो ड्राइड सीड से बनता है. देखो ये सेंटेंस देखो, फॉर्मर मतलब ये सेंटेंस में दो चीजों का इस्तेमाल किया है, नटमेग और मेस. फॉर्मर मतलब नटमेग, वो बनता है ड्राइड सीड से. लेटर मतलब मेस, वो एरिल से बनता है. तो हम लोग यहाँ पे देखो दो चीजों अलग अलग कर दी है. डैश इज यूज्ड टू प्रोड्यूस द स्पाइस नटमेग, इज बीइंग प्रोड्यूस फ्रॉम ड्राइड सीड. तो ड्राइड सीड तो नहीं लिख सकते, इसलिए हमें यहाँ पे सीड लिखना पड़ता है. और लेटर मतलब मेस बनता है एरिल से, तो यहाँ पे लिखा है एरिल इज यूज्ड टू प्रोड्यूस मेस. सिर्फ सेंटेंस को इधर उधर चेंज कर दिया है. जस्ट इट्स दैट it the answer is going to be seed and mace. Understood now everybody? Clear? So we can move ahead with the next one. Okay, चलिए आगे बढ़ते हैं. True, false and not given. 5, 6 and 7. चलिए.
True, false, and not given. 5, 6, and 7. यहाँ पे एक चीज आपको दिख नहीं रहेगी, ये वेयर है. So just to make a correction, एक minute, all of you, before you do this, following the Treaty of Breda, the Dutch had control of all the islands where nutmeg grew. ये where जो है, ये येलो कलर का जो है, इसमें पीछे छुप जाता है, छिप रहा है. So I'm writing where over here. टेक योर टाइम, शांति से. दिख रहे हैं क्वेश्चंस आपको? ये देखो नीचे है क्वेश्चंस. Mezzabin, can you see now questions? यहाँ पे है, it is given over here. एक चीज आपको समझनी जरूरी है कि पहले 3 जो 4 क्वेश्चन है यहाँ पे खत्म हुए थे, तो जाहिर है इसके बाद मिडिल एजेस की बात चल रही है. तो इसमें देखो यहाँ पे लिखा है मिडिल एजेस, यहाँ पे है कीवर्ड. लुक एट माय कर्सर, दैट मींस द आंसर इज गोइंग टू कम आफ्टर दिस. कीवर्ड से जाओगे तो तुरंत पता चल जाएगा. ओके मिथिस, लेट अस चेक द आंसर्स. बाद में चेक करते हैं, 2 मिनट. Okay, we'll wait for 1 minute more and then we'll check the answers. काफी लोगों के बहुत, आई एम वेरी हैप्पी, मोस्ट मेनी ऑफ यू आर गिविंग द राइट आंसर्स. Okay, shall we check the answers, everybody, now? Shall we check the answers? क्या बात है, काफी लोगों के आंसर सही है. आई एम वेरी हैप्पी. Okay, now let us talk about here. Okay, let us check the answers. In the Middle Ages, is it fine if I start checking the answers? We are almost running late, so let me check the answers.
Okay, so let us check the answers. I am talking about the fifth one first. In the Middle Ages, most Europeans knew where nutmeg was grown. आपको शायद पता होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है, it is very very mentioned over here. अब यहाँ पे ध्यान कीजिए, I want everybody to concentrate over here. Nutmeg was highly prized and costly ingredient. ये पैरा मैं रीड कर रहा हूँ. तो ये जो है, yeah, and costly ingredient in European cuisine in the Middle Ages and was used as a flavoring, medicinal and preservative agent. Throughout this period, the Arabs were the exclusive importers of the spice to Europe. ये नटमेग जो है वो अरब लोग जो थे वो यूरोप में उसको इंपोर्ट करते थे, मतलब वहां पे भेजते थे. They sold nutmeg for high prices to merchants based in Venice. वेनिस इटली में आया, तो यूरोप की बात चल रही है. बट ये सेंटेंस बहुत इंपॉर्टेंट है. बट दे नेवर रिवील्ड द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ द सोर्स ऑफ दिस एक्सट्रीमली वैल्यूएबल कमोडिटी. यूरोपियंस ने, ये अरब लोगों ने कभी भी यूरोपियन को ये नहीं बताया, बहुत नटमेग उनको बेचते थे, लेकिन कभी उनको नहीं बताया कि कहाँ से ये नटमेग बनाया, मतलब उगाया जाता है, कहाँ पे प्रोड्यूस किया जाता है, उसका सोर्स कभी नहीं बताया यूरोपियन को. और वही चीज यहाँ पे लिखे, इन द मिडिल एजेस मोस्ट यूरोपियंस न्यू वेयर नटमेग वाज ग्रोन. तो ये गलत हो जाता है. इट इज एब्सोल्युटली कॉन्ट्राडिक्टरी टू व्हाट इज मेंशन्ड ओवर हियर. देयरफॉर द आंसर ऑफ 5 इज गोइंग टू बी false. Let us talk about sixth one. The VOC was the world's first major trading company. VOC वो पहली वर्ल्ड की मेजर ट्रेडिंग कंपनी थी. लेकिन अगर यहाँ पे अगर जिक्र देखेंगे तो बाय काफी लोगों ने यहाँ इसका आंसर ट्रू या फॉल्स दिया है, लेकिन अगर इसको गौर से देखेंगे तो यहाँ पे लिखा है VOC was the richest commercial operation in the world. वो VOC सबसे रिच कमर्शियल ऑपरेशन था, लेकिन कहीं पे भी वो जिक्र नहीं हुआ है कि वो फर्स्ट मेजर ट्रेडिंग कंपनी थी. डेट मीन्स द आंसर ऑफ 6 इज गोइंग टू बी नॉट गिवन. तो पांचवे का आंसर फॉल्स है, छठे का आंसर नॉट गिवन है. Following the Treaty of Breda, the Dutch had control of all the island where nutmeg grew. ट्रीटी ऑफ ब्रीडा हुई थी, उसके बाद डच का पूरा कंट्रोल हो गया था आइलैंड पे. इसका जिक्र यहाँ पे लिया है. देखिए, आप अगर पूरा पैराग्राफ पढ़ेंगे तो आपको पता होगा डच का पूरा डोमिनेशन था, लेकिन एक ही ऑब्स्टेकल था. आप कैन यू सी माय कर्सर एवरीबॉडी? आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन वेयर इट इज मेंशन्ड. There was only one obstacle to Dutch domination. One of the Banda Islands, a silver of land called Run, only 3 kilometer long by less than 1 kilometer wide. डच का पूरा डोमिनेशन था, सिर्फ एक ही पट्टा ऐसा था जहां पे उनका डोमिनेशन नहीं था, ये था बैंडा आइलैंड्स, जो 3 किलोमीटर बाय 1 किलोमीटर का था. वो ब्रिटिश के राज में था, वॉज अंडर द कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश. मतलब पूरा डोमिनेशन डच का था, यही एक छोटा सा जो स्ट्रेच था वो डच के कंट्रोल में नहीं था. इट वॉज अंडर द कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश. आफ्टर डिकेड्स ऑफ फाइटिंग फॉर कंट्रोल ऑफ दिस टाइनी आइलैंड, द डच एंड ब्रिटिश अराइव्ड एट अ कॉम्प्रोमाइज सेटलमेंट. बाद में ये डच और ब्रिटिश के बीच में बहुत झगड़ा हुआ ये छोटे आइलैंड को लेके, लेकिन 1667 में ट्रीटी ऑफ ब्रीडा हुई. Intent on securing their hold over every nutmeg producing island, the Dutch offered it. तो इन दोनों के बीच में ट्रीटी हुई कि भाई आप हमें ये छोटा सा स्ट्रेच है मुझे दे दो, और ब्रिटिश ने कहा कि हम आपसे कुछ और ले लेंगे. ये ट्रीटी होने के बाद जो 3 बाय 1 किलोमीटर का छोटा सा स्ट्रेच था जो पहले ब्रिटिश के कंट्रोल में था, ये ट्रीटी होने के बाद अब पूरा डच के हाथ में आ गया. वही चीज यहाँ पे लिखी है, फॉलोइंग द ट्रीटी ऑफ ब्रीडा the Dutch had control of all the islands where nutmeg grew. तो इसका मतलब 7th का आंसर is going to be true. So I repeat, 5th is going to be false, 6 is not given, and 7 is true. Who has got all right? Who has all got all right? Yes or no? Tell me who has got all right. पता चला, लेकिन सब कुछ यहाँ पे दिया हुआ है. I hope even if the answers are wrong, it is absolutely fine. एक गलत है तो कोई बात नहीं है, लेकिन I hope now you have understood what I am trying to say. Yeah, थोड़ा सा confusing है, लेकिन I hope now I have given a proper explanation to you. Understood now, everybody? Yeah, थोड़ा सा confusing तो है, लेकिन फिर भी यहाँ पे लिखा है. Okay. Okay, great. So let us go ahead now. एक आगे बढ़ते हैं. Last 4 questions है, करने हैं या नहीं करने हैं? It is almost 7. Do you want to do the last 4 to 5 questions, everybody? Yes or no?
यस और नो एवरीबडी, लेट अस कंप्लीट इट। चलिए करते हैं, छोटे से 4 ही क्वेश्चंस, आपने पूरा पैराग्राफ तो पढ़ लिया है, अब आपको 4 ही क्वेश्चंस करने, लेट अस डू द लास्ट वन। चलिए ये बहुत इजी है, चलिए चलिए क्वेश्चंस नंबर देखो 8, 9, 10, 11, 12 और 13 सिर्फ 5 मिनट में हो जाएंगे। चलिए फटाफट। ये 8वां तो क्लियर है, ये पैराग्राफ में नटमेग यूरोप में कहां से आया जाता था वो आपको पता है, आपने देखा भी है कौन लाता था। चलो फटाफट 5 मिनट्स। कीवर्ड से पकड़ो, ये कीवर्ड से, ये जो फिलिंग द ब्लैंक्स है वो कीवर्ड से पता चलती है। गो बाय द कीवर्ड्स, यू विल बी एबल टू गेट द आंसर्स फास्टर।
Okay, so let's check the answers now, everybody. We are almost running late, students. It's almost 7. 7 बजने को आया है. या प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी. बट दो स्टूडेंट्स ये प्रैक्टिस करोगे तो इजी हो जाएगा. डोंट वरी, धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा. इवन इफ यू आर कमिंग फ्रॉम फ्रॉम द बैकग्राउंड वेर यू डोंट नो इंग्लिश, थोड़ी सी प्रैक्टिस से हो जाएगा. ओके, सो यहाँ पे लेट अस ट्राई टू नाउ गो थ्रू द आंसर्स नाउ. देखो 10वें का आंसर यहाँ पे है, देखो. ओके, सी पहला, लेट अस गो फॉर दिस वन. लेट अस रीड द 8th वन. नटमेग वाज ब्रॉट टू यूरोप बाय द डेस. तो यहाँ पे लिखा है, हमने पढ़ा हुआ है, द अरब्स वेर द एक्सक्लूसिव एक्सपोर्टर्स ऑफ द स्पाइस टू यूरोप. तो जाहिर है 8th का आंसर आएगा अरब्स. नाउ रिमेंबर वन थिंग, वेन एवर यू आर राइटिंग अरब्स, अरब लिखते हो तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे अरब्स लिखा है. So if your written answer is Arab only, S का इस्तेमाल नहीं हुआ है, the answer is going to be marked as a wrong answer. Make sure that you write Arabs over here, ARABS. So that is going to be the answer of 8th one. Then 16th century European nations took control of the nutmeg trade. उन्होंने control कर दिया. So यहाँ पे है, demand for nutmeg grew. It was believed to be effective against the disease known as the. तो अगर disease की बात करें तो it is given somewhere over here. देखो यहाँ पे, देखो मेरा कर्सर जा रहा है. हाँ, and a fleet of two. At the same time, thousands of people across Europe were dying of the plague. तो देखिए मेरा कर्सर जा रहा है. So answer of 9th is going to be plague. डिसीज की बात है तो प्लेग आंसर है. So 9th is going to be plague. Any doubts up to this point of time? यहाँ तक क्लियर हो गया everybody? हमने दो किया है, अरब्स एंड प्लेग. प्लेग और अरब्स क्लियर हो गया यहाँ पे. ओके, आगे बढ़ते हैं. नाउ the Dutch took controls of the Banda Islands, restricted nutmeg productions to few areas. Yeah, nutmeg few areas. Put dash on nutmeg to avoid it being cultivated outside the islands. वो लोग नटमेग पे एक चीज डाल देते थे ताकि नटमेग कहीं पे उगाया ना जाए, क्योंकि अगर नटमेग, लोग उसको डर रहता था कि नटमेग को कहीं पे कहीं भेजेंगे तो वो लोग सीड करके उसका वहां पे प्रोडक्शन चालू कर देंगे. तो इसलिए यहाँ पे लिखा है, देखो समथिंग ओवर हियर इट इज गिवन. या देखो यहाँ पे देखिए, इट इज गिवन ओवर हियर. इट इज गिवन, लुक एट माय कर्सर. Seeds without the proper authority were severely punished. In addition, all exported nutmeg was covered with lime to make sure there was no chance of fertile seed which could be grown elsewhere. तो उसको लाइम से कवर किया जाता था. So answer of 10 is going to be LIME, lime. Okay, आगे बढ़ेंगे. Finally obtain the island of Des from the British. तो यहाँ पे लिखा है, देखो कहाँ पे लिखा है, जस्ट ए मिनट, एक मिनट. देखो ये रहा, वन ऑफ द बांडा आइलैंड. हमने यहाँ पे डिस्कस किया कि बांडा आइलैंड एक ऐसा आइलैंड था जो ब्रिटिश के पास था. बाद में उनके बीच में ब्रीडा की ट्रीटी हुई, तो वो कौन सा था आइलैंड? वन ऑफ द बांडा आइलैंड्स, सिल्वर ऑफ लैंड कॉल्ड रन. ये आइलैंड का नाम था, वो था रन. सो आंसर ऑफ island 11th is going to be run. ये आइलैंड का नाम था रन. इज इट गेटिंग क्लियर? द आइलैंड कॉल रन. सो आंसर ऑफ 11 is going to be run. अंडरस्टूड एवरीबडी? ओके, फिर आगे बढ़ते हैं. 1770, ये एक कीवर्ड से 1770, तो आपको पता चल जाना है कि 1770, यहाँ पे देखो मेरा कर्सर जहाँ पे घूम रहा है वहीं पे है. Nutmeg plants were secretly taken to. तो यहाँ पे लिखा है, Frenchman named Perry Polvery successfully smuggled nutmeg plants to safety in Mauritius. So answer of this is going to be Mauritius. देखो यहाँ पे लिखा है, ये कीवर्ड, ये ईयर दिया है तो बहुत इजी हो जाता है आपके लिए. तो 7070 है तो आंसर इज गोइंग टू बी Mauritius. और फाइनली 1778, half of the Banda Islands nutmeg plantations were destroyed. Where, सर ये वेयर है, वेयर नहीं है, ये वेयर है, WERE है. तो यहाँ पे लिखा है डिस्ट्रॉयड किससे हुआ है, देखो यहाँ पे लिखा है, कॉल्ड आइलैंड ऑफ ग्रेनेडा नेक्स्ट इन वॉल्केनिक इरप्शंस इन द बांडा रीजन कॉज्ड द सुनामी. किससे ये डिस्ट्रॉय हो गया था? सुनामी से. सो आंसर ऑफ 13 इज गोइंग टू बी सुनामी. अंडरस्टूड? सो दिस इज हाउ द आंसर्स आर. ये आपके आंसर्स है. फर्स्ट इज ओवल, सेकंड इज हस्क, थर्ड इज सीड, फोर्थ इज मेस. कोई बात नहीं. फिफ्थ इज फॉल्स, सिक्स्थ इज नॉट गिवन, सेवंथ इज ट्रू. अरब्स, प्लेग, लाइम, रन, मॉरिशस एंड सुनामी.
Is it clear? ये Cambridge 15 का था. This was Cambridge 15 reading. Nothing to worry. अगर गलत हुआ है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है. I hope you have understood. Clear हो गया? So shall we discontinue our lecture now? I hope you enjoyed the lecture, students. थोड़ा सा ज्यादा लंबा हो गया, 1.25 घंटे का, 1-1.5 घंटे का, but I hope you enjoyed. Okay. Thank you, students. Thank you so much. Thank you. Happy weekend. Happy weekend. Thank you. Yeah, Varda, I'll be giving you the essay on Monday. Don't worry. Thank you so much, students. Thank you.